हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों के डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में बाल विकास की क्लासेस चल रही थी। अब बाल विकास का जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था, उसमें जो पिछली क्लास थी वो 14वें नंबर की क्लास थी। आज जो क्लास है वो 15वें नंबर की क्लास है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण के बारे में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की विशेषताएँ पढ़ ली थी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साथियों तक ये वीडियो भेजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण है क्या। देखो, बुद्धि परीक्षण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। परीक्षण के बारे में आगे बात करेंगे कि बुद्धि के परीक्षण जो जो विनय, साइमन, इन लोगों ने जो परीक्षण बताए हैं कि ये परीक्षण करने से जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त होगी। तो बुद्धि परीक्षण का जो ये टॉपिक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले बुद्धि परीक्षण क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप लोगों के आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखते हैं बुद्धि परीक्षण क्या है। बुद्धि परीक्षण का आशय है उन परीक्षणों से जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक संख्या के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान, अच्छा धीरे बोले, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आराम बोलता हूँ, विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को बताता है कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से यह पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। ये पता कैसे चलता है? कुछ अंक, कुछ संख्याओं के माध्यम से, कि कुछ संख्याओं के माध्यम से एक आंकड़ा निकल के आता है, उसके माध्यम से ज्ञात होता है कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। इसी को कहते हैं बुद्धि परीक्षण। अब चलिए हम देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण को वर्गीकरण भी किया गया है। तो बुद्धि परीक्षण को कौन कौन से भागों में वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में भी देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण। बुद्धि परीक्षण का सामान्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? दो भागों में। पहला एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। सबसे पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसके दो रूप होते हैं। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, इसके दो रूप होते हैं। व्यक्तिगत में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है एक समय में। तो इसके दो रूप होते हैं। एक तरीका होता है शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण। इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग घबराइए मत, इसके बारे में अभी हम आगे अच्छे से बताएंगे डिटेल में, तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। और दूसरा, इसको अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में बांट दिया गया है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जब वर्गीकरण किया गया तो दो भागों में किया गया। पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है। एक शाब्दिक तरीके से बुद्धि परीक्षण एक व्यक्ति का होगा, और अशाब्दिक, अगर कोई अनपढ़ है तो उसका अशाब्दिक तरीके से होगा, और जो कोई थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है तो उसका शाब्दिक तरीके से होगा। और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ में उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें भी सेम, इसके भी दो रूप होते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी दो रूप होते हैं। तो सबसे पहले इसके दो रूप कौन कौन से, उनको भी देख लेते हैं। सामूहिक शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण, और दूसरा सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। ओके, अब चलिए हम देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते किसे हैं, कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, और इसके जो रूप हैं शाब्दिक अशाब्दिक, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। इस परीक्षण का आरंभ, यह जो परीक्षण है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अगर प्रश्न बन जाए कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आरंभ किसने किया, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आरंभ जो है विनय ने किया। किसने किया? विनय ने किया। मैं थोड़ा आराम ही बोल रहा हूँ, और ज़्यादा स्लो बोलेंगे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरी स्पीड कहीं पे तेज़ हो जाती है, कहीं पे स्लो हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। मैं अपनी स्पीड को, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको एक लय में रखने की पूरी कोशिश करूँगा। कहीं पे कोई क्षमा हो जाए तो मुझे माफ़ करना।
और आप लोग कंटिन्यू हमारी क्लास को लेते रहिए। देखो, जब आप लोग क्लास को लेते रहेंगे तब आप लोगों को जब परीक्षा जब आएगी तो आप बिल्कुल चिल होंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी किसी चीज़ की कि हाँ भगवान ये वाला मेरा तो वो तैयार ही नहीं। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन बार बार कीजिए। जब बार बार रिवीजन करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक बार कोई चीज़ नहीं समझ में आई फिर देखिए, फिर नहीं समझ आई फिर देखिए। अरे भैया, आप लोग शॉर्ट रील इन सब में पूरा पूरा 2-2 घंटे वेस्ट करते हैं। अपने मन को अपनी बुद्धि के माध्यम से इसको अपने वश में करके अपने काम में फोकस करो। अगर अपने काम में फोकस नहीं करेंगे तो ये रील ये शॉर्ट देखने से कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में। ये कुछ क्षण के लिए तुम्हें मनोरंजन प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन यहाँ अगर क्लास लोगे शायद तुम्हारा दिमाग सही से ना फोकस करे क्लास लेने में। लेकिन जब बार बार आप लोग कोशिश करेंगे, बस कान में ईयरफोन लगा के बस बैठ जाइए कि क्लास समझ में आया चाहे ना समझ में आए, मन लग रहा है पढ़ाई में चाहे नहीं लग रहा है, बैठ जाइए। इससे आप लोगों की हैबिट बन जाएगी। जो हैबिट बन जाएगी तब आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसीलिए क्लास ज़रूर लीजिए, क्लास लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब चलिए हम देखते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, मैंने बताया कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आरंभ विनय ने किया तथा संशोधन साइमन ने किया। साइमन जो थे विनय के शिष्य ही थे। साइमन, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण उन परीक्षणों को कहा जाता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण उन परीक्षणों को कहा जाता है जिनमें एक बार में एक ही व्यक्ति, जिसमें एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति की अपनी बुद्धि परीक्षा दे सकता है। मतलब एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति अपनी जो बुद्धि की परीक्षण है वो कर सकता है। जैसे आप लोगों में से कोई अगर एक है बालक, उसका बुद्धि परीक्षण करना है तो उस समय सिर्फ एक ही बालक, जैसे तुम लोग जैसे 40-50 लोग हो तो 40-50 लोगों में अगर किसी का बुद्धि परीक्षण होना तो 40-50 लोगों का एक साथ में नहीं होगा। उसमें से सोहन राम जितने भी बालक होंगे उसमें से, जैसे माना कि बहुत सारे बालकों में एक कोई सोहन नाम का लड़का है, उसको निकाल लिया गया। अब उसी एक का ही बुद्धि परीक्षण होगा, सभी का बुद्धि परीक्षण नहीं होगा। और इसको भी दो रूप में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से, जब पीछे मैंने हम लोगों को आपसे बता चुके हैं कि शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण में इसे बांटा गया। अब डिटेल में जानते हैं शाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं। शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक जो परीक्षण होता है उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा परीक्षार्थी को लिखकर कुछ प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर जैसे लिखकर देने पड़ते हैं, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे शाब्दिक परीक्षण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले परीक्षण, इसके अंतर्गत जो भी परीक्षण आते हैं उसमें कौन कौन से परीक्षण हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, ये है विनय साइमन परीक्षण। ये काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है कि विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। इस परीक्षण का निर्माण या जो परीक्षण है विनय साइमन परीक्षण, इसका निर्माण फ्रेंच के मनोवैज्ञानिक विनय ने साइमन की मदद से किया था। विनय जो थे उन्होंने अपने शिष्य साइमन की मदद से इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण मदद से इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1950 में किया गया था, जिसका नाम विनय साइमन स्केल या परीक्षण था। इसमें प्रत्येक आयु के बालकों के लिए 5 प्रश्न थे। 3 वर्ष की आयु के लिए अलग अलग प्रश्न थे। तो प्रत्येक आयु के जो बालक थे उनके लिए, आयु के बालकों के लिए 5 प्रश्न थे और 3 वर्ष की आयु के लिए बालकों के लिए 7 या 8 प्रश्न थे। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, इसमें जो है 3 से 15 वर्ष की आयु के बालकों का परीक्षण किया जाता था। जैसे जो 3 वर्ष का जो बालक था उसके लिए जो प्रश्नों की जो संख्या थी वो 4 प्रश्नों की संख्या थी। अब 3 वर्ष के जो बालक था उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे, उससे पूछा जाता था तुम्हारे शरीर के अंगों की उंगलियों के माध्यम से बताना कि तुम्हारे शरीर में ये कौन सा अंग है
और यह वाला कौन सा अंग है, तुम्हारी आँख कहाँ है। ऐसे क्वेश्चन 3 वर्ष के बालक से पूछे जाते थे। दूसरा जो है स्टैनफोर्ड बिने स्केल, पहले बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था, दूसरा जो है स्टैनफोर्ड बिने स्केल, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड बिने स्केल के बारे में भी देख लिया जाता है। यह जो था बिने स्केल की कमियों को, जो ऊपर वाला जो बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण जो बनाया गया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए, उसमें क्या क्या कमियां थी उनको दूर करने के लिए स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण का निर्माण किया गया। तो बिने स्केल की कमियों को दूर कर संशोधन किया गया, जिसे स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से जानते हैं। उसकी जो कमियां थी उनको संशोधन कर लिया गया, तो इसे स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से जाना गया। यह स्केल जो था 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अलग अलग जो प्रश्न थे उनको विभाजन किया गया। और वो जो पीछे में हम लोगों ने जो पढ़ा है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, उसमें 3 से 15 वर्ष के बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाता था। और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में इसमें 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। तो इसमें जो विभाजन किया गया, प्रत्येक उम्र के लिए जो प्रश्नों का विभाजन किया गया वह कुछ इस तरह से किया गया, जिससे 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए सिर्फ 6 प्रश्न रखे गए। कितने रखे गए? 6 प्रश्न रखे गए। तो 12 वर्ष के बालकों के लिए 8 प्रश्न, 12 वर्ष का जो बालक था उसके लिए 8 प्रश्न रखे गए। और श्रेष्ठ वयस्कों, मतलब जिनकी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो जाती थी, उनके लिए 6 प्रश्न रखे गए। और 14 वर्ष के बालकों के लिए 6 प्रश्न रखे गए। 14 वर्ष का जो बालक था उसके लिए कितने प्रश्न रखे गए? 6 प्रश्न रखे गए। और 13 वर्ष का बालक जो था उसके लिए कोई प्रश्न नहीं। सामान्य वयस्कों के लिए 6 प्रश्न रखे गए। तो ऐसे इन प्रश्नों को बांट दिया गया था। अब चलिए हम देखते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने जान ली। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्रियात्मक परीक्षण। सबसे पहले हम लोगों ने जाना, 1 मिनट, सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब चलिए हम जानते हैं क्रियात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान। इसमें जो है बालक कोई क्रियाएं करता है, कोई एक्टिविटी करता है, उसके माध्यम से बालकों का जो बुद्धि परीक्षण है वो किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इस परीक्षण में क्रियाओं के आधार पर उनकी बुद्धि का मापन किया जाता है। जो बालक की जो क्रियाएं हैं उनके आधार पर उनकी जो बुद्धि होती है उनका मापन किया जाता है। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण विभिन्न प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जो व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के होते हैं और इनमें जो बच्चों का बुद्धि का जो निर्धारण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, यह जानना भी आप लोगों के लिए आवश्यक है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर प्रश्न यहाँ से बन जाए तो आप अपनी भाषा में अच्छे से लिख सकें। ये कोई बाल विकास को रटने की चीज़ नहीं है, बस समझने की चीज़ है। बस फिर आप एग्ज़ाम में बैठें और अपने जो मन में अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके मस्तिष्क में ये सब चीज़ें छप रही होंगी। और फिर आपने अपनी जो बुद्धि लगाएंगे और अपनी जो लैंग्वेज में जब इसे लिखेंगे तब आप इसे ज़्यादा बेटर तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है बाल विकास, ये रटने का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ये सिर्फ समझने का सब्जेक्ट है। अब देखते हैं
अभी मैंने बात की क्रियात्मक परीक्षण में, तो क्रियात्मक परीक्षण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, यह जो परीक्षण है सन 1924 में पोर्टियस महोदय द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? पोर्टियस महोदय के द्वारा बनाया गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ये है कुछ इस तरह से। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि क्या है पोर्टियस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो परीक्षण का निर्माण किसने किया, कब किया, ये भी जान लेते हैं। 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए इसमें एक कागज पर एक भूल भुलैया व्यूह रचना का चित्र होता है। इस तरह का कुछ चित्र होता है और 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ये चित्र बनाया जाता है। इसी को कहते हैं भूल भुलैया परीक्षण, क्योंकि इसके अंदर अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, जिसमें अनेक रास्ते होते हैं। ये क्या है देख लीजिए, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये सारे बहुत सारे अनेक रास्ते हैं। तथा बिना भटके छोटे से छोटा तथा जल्दी से जल्दी मार्ग ढूंढना होता है। मतलब बिना भटके इसमें छोटे से छोटा जल्दी मार्ग ढूंढ के बाहर की ओर निकलना पड़ता है। उससे ही बुद्धिमान समझा जाता है। जो उसमें बाहर निकल आता है बिना भटके इधर उधर, उसी को बुद्धिमान समझा जाता है। इसमें परीक्षण का समय निश्चित होता है। ये नहीं कि 10 मिनट तक 2 घंटे तक बच्चा करता था, नहीं, एक समय निश्चित होता है। उस समय के अंदर ही बच्चा जो है बीच में पेंसिल नहीं उठानी चाहिए। मतलब इसमें पेंसिल नहीं उठानी चाहिए। अगर इसमें से निकल रहा है बालक तो ऐसे ऐसे यहीं से बहुत जल्दी निकलना है इसको। 1 मिनट ऐसे 2-3 मिनट में निकलना है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर की ओर निकल जाए। तो गलती हो गई यहाँ पे, हाँ, फिर ऐसे क्योंकि पेन नहीं चल रहा है। फिर यहाँ से फिर इसको ऐसे करके और फिर ऐसे गया, ये देखो रास्ता मिल गया, निकल गया। तो बिना पेंसिल उठाए ही इसका जो होता है, इसमें परीक्षण होता है इस भूल भुलैया में। और जो बच्चा इसमें से निकल जाता है उसी को समझा जाता था कि वो थोड़ा बुद्धिमान है, उसको बुद्धिमान की श्रेणियों में रखा जाता था। इसमें बालक को पेंसिल से बाहर निकलने का मार्ग अंकित करना होता है कि मतलब यहाँ से घुसेंगे तो इधर से निकल जाएंगे। आय के अनुसार यह भूल भुलैया जो होता है कठिन होती जाती है। मतलब जैसे जैसे इसकी आय होती उसी प्रकार इसकी भूल भुलैया बना दिया जाता है। अगर ज़्यादा उम्र होती तो ज़्यादा हार्ड बना दिया जाता है, कम उम्र में थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो इस तरह से इसका जो है भूल भुलैया जो है कुछ इस तरह से बनाया जाता है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण कुछ इस तरह से होता है। अब चलिए हम देखते हैं, हाँ, कि इसमें 3 से 11 वर्ष तक के बालकों को 2 अवसर भी देख लेते हैं कि अगर एक बार में नहीं निकल पाता है तो उसको दोबारा से 2 ही अवसर दिए जाते हैं 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए। 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए 2 अवसर हुआ। 12 से 14 वर्ष के, मतलब 12 ऊपर की जो एज के जो बच्चे होते हैं 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनको 4 अवसर दिए जाते हैं। यदि वह दोनों बार में असफल होते हैं तो उसे निम्न बुद्धि का समझा जाता है। जो दोनों बार में असफल हो जाते हैं उन्हें निम्न बुद्धि का समझा जाता है। और जो एक बार में निकल जाते हैं उनको बोला जाता है कि तीव्र बुद्धि वाले बालक हैं। अब चलिए हम देखते हैं, जैसे 2 बार परीक्षण किया, एक बार में ही कोई बालक निकल गया तो उसको रख देते हैं कि ये तीव्र बुद्धि वाला है, क्योंकि इसने एक बार में ही इसमें से निकल के चला गया। और जब उसमें बुद्धि परीक्षण में दूसरा अवसर जब मिला, पहले में अगर कोई असफल रह गया और दूसरे में सफल हो गया तो उसको सामान्य बुद्धि वाले बालक की श्रेणी में रख दिया जाता था। ओके, अब हम देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, नाम से ही लग रहा है समूह में। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के परिसीमाओं के कारण, उसकी जो परिसीमाएं जो थी उसके कारण कुछ समय में के बाद एक ऐसी पद्धति की मांग हुई कि मतलब कुछ समय बाद ऐसी पद्धति की मांग की जाने वाली
लगी, जिससे मतलब ऐसी पद्धति की मांग की जाने लगी जिसमें कम समय में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बुद्धि परीक्षण किया जा सके। जैसे मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में यार कभी क्लास में 100 लोग हैं और 100 लोगों का अगर बुद्धि परीक्षण करना है, एक एक लोगों का बुद्धि परीक्षण करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो ऐसी कुछ परीक्षण करने का निर्माण किया गया, कुछ ऐसी युक्ति खोजी गई, ऐसी पद्धति खोजी गई जिसके माध्यम से जो उनका मतलब जो कोई एक समूह है, उसका कोई ग्रुप है, उस ग्रुप को जितने भी लोग हैं उनको एक साथ में ही उनका बुद्धि परीक्षण किया जा सके, एक साथ में ही उनका बुद्धि परीक्षण किया जा सके। इसीलिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। अब ये कब इसकी जरूरत पड़ी इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, जिसमें कम समय में अधिक व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा संपन्न हो सके। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तब ऐसी जरूरत, जब द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया, जब दूसरा जो वार हो रहा था सेकेंड वार में, जब अमेरिका ने इसमें प्रवेश किया, इसमें एंट्री मारी, तो उसको कुछ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण की अत्याधिक जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिका में युद्ध में प्रवेश किया तो लाखों की संख्या में कुशल सैनिकों तथा सैन्य अधिकारियों की आवश्यकता थी। कुशल सैनिक तथा सैन्य अधिकारियों की आवश्यकता थी जो थोड़ा मतलब तीव्र बुद्धि के हों, जिनका IQ लेवल थोड़ा ऊंचा हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता हुई। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के माध्यम से ऐसा संभव ही नहीं था कि सबका मतलब इनका IQ लेवल टेस्ट किया जा सके, कितना इनका IQ लेवल है, कितना इनकी बौद्धिक क्षमता है। ये सब चीज़ें एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के माध्यम से तो संभव नहीं था, क्योंकि उसमें तो एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता था। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा, कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा अपनी आवाज़ को, अपनी लय को थोड़ा सा धीमा रख के चलूँ। तो इसकी आवश्यकता पड़ी, एक यही मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता तो पहले थी, लेकिन जब कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि इन्हें सामूहिक बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण की शुरुआत यहीं से हो गई। इस स्थिति में टरमन तथा थॉर्नडाइक आदि मनोवैज्ञानिक ने प्रयास करके 2 प्रकार के सामूहिक परीक्षणों की तैयारी किया। 2 प्रकार के जो सामूहिक परीक्षण थे उनको तैयार किया। सबसे पहले आदमी अल्फा तथा आदमी बीटा। इन परीक्षणों की मदद से बहुत कम समय में, ये जो परीक्षण थे इसमें बहुत कम समय में ही बड़ी संख्या में सैनिकों तथा सैन्य अधिकारियों का चयन संभव हो सका। ये जो इन्होंने बिने और नहीं टर्मन और थॉर्नडाइक जी ने ये जो परीक्षण बनाए, आदमी अल्फा आदमी बीटा, इन परीक्षण की मदद से बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सैनिकों की भर्ती आराम से हो गई, उनका चयन आराम से हो गया। इसके भी 2 रूप थे, इनके भी 2 रूप में विभाजित किया गया। ये जो परीक्षण था 2 रूप में विभाजित किया गया, क्योंकि शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक यहाँ पे शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक या सामूहिक परीक्षण में भाषा का प्रयोग होता था, अतः ये शिक्षित लोगों पे लागू होती थी। ये जो परीक्षण था ये सिर्फ शिक्षित लोगों पे लागू होता था, शाब्दिक परीक्षण। सामूहिक परीक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, उसी का एक भाग है शाब्दिक परीक्षण की तरीका है शाब्दिक परीक्षण। इसके माध्यम से शाब्दिक परीक्षण जो था सिर्फ शिक्षित लोगों पे ही लागू होता था। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ, इसके अंतर्गत ही आता है आदमी अल्फा परीक्षण। जैसा कि मैंने ऊपर बता ही रखा है कि इन परीक्षणों का जो निर्माण है प्रथम विश्व युद्ध के अमेरिका के सैनिकों की जांच करने के लिए, उनके IQ लेवल की जांच करने के लिए इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। इसका प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्यों के ऊपर ही किया जाता था, जो भी मतलब शिक्षित होते थे उन्हीं के ऊपर इसका निर्माण किया जाता था। इस परीक्षण के द्वारा एक कुशल विशेषज्ञ होने की क्षमता वाले, बड़े अफसर होने की क्षमता वाले, परीक्षण की आवश्यकता वाले लोगों को अलग अलग पता चला, मतलब
किसका आईक्यू लेवल कितना है और कौन किस पद पर रहने के लिए योग्य है, इस परीक्षण के माध्यम से पता चला। अब चलिए हम देखते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। मैंने देख लिया शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हमने बात कर ली आदमी अल्फा परीक्षण के बारे में। अब हम अशाब्दिक परीक्षण के बारे में बात करते हैं। अशाब्दिक या सामूहिक परीक्षण में आकृतियों तथा चित्रों का प्रयोग किया जाता था। आकृतियों तथा चित्रों का प्रयोग किया जाता था। कुछ आकृतियाँ दे दी जाती थी, उन्हीं के माध्यम से उनका प्रयोग करके कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास किया जाता था, इसीलिए इसे अशाब्दिक परीक्षण कहते हैं। ये अनपढ़ तथा अर्ध शिक्षित या विदेशी लोगों के लिए होता था। यह अनपढ़ तथा अर्ध शिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता था। इसके अंतर्गत आदमी बीटा परीक्षण आता है। आदमी बीटा परीक्षण इसी के अंतर्गत आता है। आदमी बीटा एक अशाब्दिक परीक्षण है तथा यह परीक्षण भिन्न भाषी व अशिक्षित सिपाहियों के बुद्धि परीक्षण हेतु तैयार किया गया। मतलब जो इनकी भाषाएं अलग अलग हैं, उन लोगों के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था सेकेंड वार के समय, नहीं प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई इस परीक्षण। वो सेकेंड वार में हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था, फर्स्ट वार में, जिसे अशिक्षित लोगों को समझ सके। प्रारंभ में इसमें 15 उप परीक्षण थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ को निकाल दिया गया और वर्तमान में इसमें 7 परीक्षण को रखा गया। इस परीक्षण की शक्ति की अपेक्षा गति पर ध्यान दिया जाता है। शक्ति पर नहीं, इसमें गति पर ध्यान दिया जाता है इस परीक्षण में। अब चलिए हम लोग एक मिनट, सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ रही है। खांसी के कारण हमारी जो है सर दर्द भी हो रहा था, जुकाम भी हो गया था। थोड़ा सा बोलते बोलते कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो बीच में खांसी आ गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों का डिस्टर्ब हो गए हूँ। कोई नहीं, खांसी आसी तो आती रहती है। अब हम देखते हैं, क्योंकि कंटिन्यू बोलो तो खांसी आ ही जाती है। लगातार मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो खांसी आ ही जाएगी। कितनी देर, 27 मिनट हो गए बोलते बोलते। बीच में भी हम थोड़े सी कुछ चीज़ें मैंने देखी, क्योंकि बीच में और कुछ चीज़ें मुझे लगा कि इसमें छूट गई हैं, लेकिन छूटा कुछ भी नहीं था, सब कुछ है, पूरा कंप्लीट को है। एक एक चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ता हूँ, हर चीज़ लेके चल रहा हूँ। क्यों लेके चल रहा हूँ? अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट में पढ़ा दूँ, चीज़ें छुड़ा दूँ, तो इसका जो आप लोगों का BTC तो अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन आप लोग जो आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ आप लोग अच्छे से चीज़ें कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं हर चीज़ को लेके चलता हूँ, भले वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूँ ये यहाँ नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन आगे जो अन्य जो परीक्षाएँ आप लोग देंगे, DSSB, KBS, सुपर टेट और CTET, टेट, ये सारी जो परीक्षाएँ देंगे इसमें सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है। इसलिए अभी से नींव को मजबूत करते हुए चलना है। अगर नींव नहीं मजबूत होगी तो भैया मकान कैसे बनेगा? बुद्धि लब्धि मानसिक आय तथा वास्तविक आय के बीच का अनुपात है। जो मानसिक आय होती है और जो वास्तविक आय होती है, वास्तविक आय जैसे कि जो वर्तमान में इस समय आप लोगों की जो आय होगी उसको वास्तविक आय कहते हैं। मानसिक आय मतलब जो आपकी बौद्धिक क्षमता होती है उसके आधार पे जो आपकी मानसिक आय निकल के आती है, उसके बीच के अनुपात को ही कहते हैं बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला कौन सा है, बुद्धि लब्धि किस तरह से निकालते हैं, IQ किस तरह से टेस्ट करते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया, 2018 में भी यहीं से प्रश्न बना था। ये जो पेंसिल अच्छे से चलती नहीं ना मेरी। बुद्धि लब्धि मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। ऊपर रखेंगे मानसिक आय और नीचे रखेंगे वास्तविक आय। वास्तविक आय में जैसे जो वर्तमान में आपकी जो आय होगी उसी को रखते हैं, अब गुणे 100 कर देते हैं। मतलब मानसिक आय और मेंटल एज और गुणे 100 करते हैं और भाग जो है वास्तविक आय से दे दिया जाता है। फिर जो
आप लोगों का निकल के आता है उसी को ही कहते हैं ये इतना तुम्हारा आईक्यू लेवल है, इतना है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यदि बालक की वास्तविक आय, जैसे बालक की वास्तविक आयु जो है वो 8 वर्ष है और वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य पूर्ण कर लेता है। जैसे कोई घर में आपके बालक है, उसकी आयु 8 वर्ष है, लेकिन वो 10 वर्ष की मैथ लगा लेता है। 10 वर्ष की चीज़ें, जो 10 वर्ष के जो बालक का जो कोर्स है, उसके जो कॉलेज में उसके जो कोर्स है, उस कोर्स को वो अच्छी तरह भली भांति समझ लेता है, उसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर देता है, तो उसकी वो हो जाती है मानसिक आयु, मेंटल एज हो जाती है। और वास्तविक आयु उसकी कितनी थी? 8 वर्ष। तो ऊपर रख दिया जाता है उसकी मेंटल एज को, मेंटल एज उसकी कितनी थी? 10, ठीक। और नीचे रख दिया जाता है उसकी वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कितनी थी? 8। अब गुणे कर दिया जाता है 100, ठीक। अब ये कितना हो गया? 10,000 को 8 से भाग कर दीजिए, जितना भी आप लोगों का निकल के आएगा वही इसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू हो जाता है उस बालक का, ठीक। अब हम देखते हैं, एक मिनट, अब हम देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में सामान्य बालक, तीव्र बालक, इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता करते हैं कि ये बालक सामान्य बालक की श्रेणी में आ रहा है, ये तीव्र श्रेणी में आ रहा है, तीव्र बुद्धि वाला है। तो इसके बारे में भी हम बुद्धि लब्धि के इसी फार्मूले के आधार पे उसकी जांच करते हैं। फिर हम उसको बांट देते हैं कि इतने वाला 140 वाला जो है वो तीव्र बुद्धि वाला है। इस तरह से हम बांट देते हैं कौन सा बालक के अंदर कितना आईक्यू लेवल है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जो बुद्धि लब्धि है उसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो प्रश्न है वो सीटेट, टेट, एकदम मोटे पेंसिल हो गए, सीटेट, टेट, DSSB, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ये तो बहुत मोटी पेंसिल हो गई थी। वर्ग, बुद्धि लब्धि और प्रतिशत इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये चीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है। प्रतिभाशाली बालक किस श्रेणी में आता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो देख लेते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी बुद्धि, उसका आईक्यू लेवल कितना होता है? 140 से ऊपर होता है। और जो असामान्य जो बालक होता है उसका 130 से 139.5 तक बताया गया है। और अत्यंत उच्च जो होता है उसकी जो बुद्धि लब्धि है उसका आईक्यू लेवल जो है 120 से 129 में रखा गया है। और उच्च बालक को किस श्रेणी में रखा गया है? 110 से 119.5 की। और सामान्य बालक कौन सी श्रेणी में आता है? 90 से 109.5 की श्रेणी में जो होता है, 90 से 110 की श्रेणी में रख सकते हैं, इसमें आ जाता है सामान्य। पिछड़े बालक इसमें आ जाते हैं जो 80 से 99.5, ये यहाँ पे थोड़ा गलत होगा। जो 80 से नीचे होते हैं उनको रखा गया है, 80 हो गए, 80 हो गए या 85 रख लो। इस श्रेणी में जो बालक आते हैं उनको पिछड़े बालक को इस श्रेणी में रखा जाता है। और अत्यंत पिछड़े किस श्रेणी में आ जाते हैं? 70 से, यहाँ पे 75 होना चाहिए था, 89 की जगह पे। और 60 से, सही है, 60 से 70 की जो रखी गई है सीमा, उसमें आ जाते हैं ये लोग, जो आ जाते हैं सीमा पर ही होते हैं। मूर्ख और मंद बुद्धि की श्रेणी की सीमा पे ही समझो ये लोग होते हैं। और जो मूर्ख होते हैं 50 से 59 की श्रेणी में आ जाते हैं। मंद बुद्धि वाला 40 से 39 में। जो जड़ बुद्धि होते हैं, जिनकी बुद्धि बिल्कुल होती ही नहीं सही से, वो 30 से नीचे की श्रेणी में आ जाते हैं। आशा करता हूँ यह जो क्लास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मकता के बारे में हम पढ़ेंगे।
और इसके अर्थ के बारे में जानेंगे और इसका स्वरूप कैसा होता है, इन सब चीज़ों के इसका जो नेचर होता है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आप लोगों का ये सेकेंड चैप्टर है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। संरचनात्मकता के इस मतलब जो टॉपिक होगा वो जब कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो है, ये जो क्लास है, सॉरी, ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आवाज़ फंस के आ रही थी। एक्चुअली कोई नहीं, क्या नेटवर्क का इशू रहता है। एक्चुअली नेटवर्क का इशू इसलिए रहता है क्योंकि जो हमारे यहाँ जो वाईफाई लगा हुआ है कभी कभी दिक्कत करने लगता है, उसी की वजह से कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक मिनट, इसको हट नहीं रहा।